टॉपिक है पढ़ने के लिए, वो है एथिल अल्कोहल। तो हम एथिल अल्कोहल के बारे में पहले जान लेंगे। चलिए हम हेडिंग करते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, इसे हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। इसे इसका जो दूसरा नाम होता है वो आईयूपीएसी जो नाम होता है वो होता है एथेनॉल। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, एथिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, तो आपको लिखना क्या होगा इसमें, एथिल अल्कोहल सबसे प्रमुख अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल सबसे प्रमुख अल्कोहल होता है। इसका निर्माण स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन से किया जाता है, इसलिए इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल फलों में एस्टरों के रूप में पाए जाते हैं और सभी प्रकार के शराबों का जो मुख्य अवयव होता है वो होता है एथिल अल्कोहल, और इसलिए एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और आपको उसमें बताते हैं एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ कितनी हैं वो आपको उसमें हम बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें आपका है एथिल हैलाइड के जल अपघटन से। तो जब हम एथिल हैलाइड का जल अपघटन करते हैं तब एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है, इनको देखिएगा क्या इसमें कह रहे हैं कि एथिल हैलाइड, ये आपका हेडिंग हो जाएगा एथिल हैलाइड के जल अपघटन से। ये इसका रिएक्शन है, ये एथिल हैलाइड है। हैलाइड की जगह हम यहाँ पे आई यूज किए हैं, आप Cl, Br जो भी हो, जितने भी हैलाइड हैं आप उनको यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो एथिल हैलाइड का जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जल अपघटन कराते हैं तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एथिल अल्कोहल यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं कि आप इसमें कैसे आपको ये लिखना होगा। वो देखिएगा कि एथिल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एथिल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिखना है और आपको ये रिएक्शन दे देना है। ठीक है, अब हम सेकंड चलते हैं। सेकंड नंबर क्या है इसमें, एथिल एसीटेट के जल अपघटन से। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये आपका फार्मूला है एथिल एसिड का, ये एथिल हो गया और ये इतना एसीटेट हो गया। तो एथिल एसीटेट ये आपका जल है और ये यहाँ पे बन रहा है आपका एसिटिक अम्ल और अल्कोहल, मतलब एथेनॉल यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए आप इसमें लिखेंगे कैसे, आप इसमें लिखेंगे कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन करने से हमें एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। आपको इतना ही लिखना है, बाकी आपको इसमें रिएक्शन दे देने हैं। फिर हम यहाँ चलते हैं कि डाई एथिल ईथर के जल अपघटन से। ठीक है, तो डाई एथिल का भी हम जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पे हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे कि उच्च दाब पर, ठीक है, उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि उच्च दाब पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लेंगे, इतना आपको लिखना है। बाद में है नंबर देखिएगा, चौथा नंबर है एस्टल्डिहाइड के अपचयन से। तो एस्टल्डिहाइड के अपचयन से एथिल अल्कोहल बनाया जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपका एस्टल्डिहाइड, तो ये CH3CHO ये एस्टल्डिहाइड है। इसका अपचयन, जब हम इसका अपचयन करते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिएगा आप इसे कैसे लिखेंगे कि एस्टल्डिहाइड का अपचयन LiAlH4 या
या NaHgH2O, मतलब कह रहा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा या फिर ये अमलगम होता है। तो अमलगम के द्वारा जब हम एस्टल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तब हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे वो देखिएगा कि एस्टल्डिहाइड का अपचयन, एस्टल्डिहाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या अमलगम के द्वारा अपचयित करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इतना आप लिख करके फिर ये आप रिएक्शन दे दीजिएगा। इसमें 5वां नंबर है एसिटिक अम्ल के अपचयन से। तो एसिटिक अम्ल के अपचयन से भी हम एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए एसिटिक अम्ल के अपचयन के द्वारा आपका ये एथिल अल्कोहल बनाया गया है, उसको ध्यान देंगे आप। वही इसमें प्रेजेंसी है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या ईथर साथ में रहेंगे और ये NaC2H5OH। तो एथेनॉलिक जो सोडियम है, एथेनॉलिक सोडियम और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा एसिटिक अम्ल का अपचयन करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। आप इसे कैसे लिखेंगे वो देखिएगा कि एसिटिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। और अब इसमें आपका है एथिल एमीन से। तो एथिल एमीन से हमें प्राप्त करना है क्या? एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो वो हम देख लेंगे इसमें क्या है। तो कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड और HCl पर से करवाने पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप ध्यान देंगे, जब हम सोडियम नाइट्राइड और HCl की अभिक्रिया कराते हैं तब हमें यहाँ प्राप्त होता है HNO2 नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तब हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, आप इतना लिख करके इसे आप रिएक्शन भी लोग आगे चलते हैं। इसमें आगे आपको मिलेगा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण हम करेंगे। तो इसमें आपका है नंबर 1 है एथिलीन से, नंबर 2 है किण्वन से। इसके अलावा और भी विधियां होती हैं प्राप्त करने की। तो हम इसमें फर्स्ट देखेंगे एथिलीन से। तो हम एथिलीन से एथिल अल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये आपका ये एथिलीन का फार्मूला है, ये आपका एथिलीन का फार्मूला है। तो ये एथिलीन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप है, ये उच्च दाब है। ये यहाँ पे आपका बन जा रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जा रहा है। ठीक है, फिर वापस ये इनसे अब वापस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिलीन से अभिक्रिया करके यहाँ बना रहे हैं आपका एथिल सल्फेट बन जा रहा है। फिर इनका जब हम जल अपघटन करते हैं तब हमें प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, अब आपको ये लिखना कैसे है पहले वो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि एथिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर, एथिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जब हम जल अपघटन करते हैं तब हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। आपको इतना लिखना है। एक बार आप फिर देखिए क्योंकि बीच में भी रिएक्शन है, इनके आपको दिखाना होगा। तो देखिए कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तब प्राप्त होता है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। ये पुनः एथिलीन से अभिक्रिया करते हैं। ये पुनः एथिलीन से अभिक्रिया करके यहाँ बनाते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन कराते हैं। ठीक है, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन कराने पर हमें प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल।
हाल प्राप्त होता है और H2SO4 आपको बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप अभिक्रिया को नोट कर लीजिएगा और जैसा आपको बताया गया है वैसा आप। जो सेकेंड नंबर है वो है किण्वन से। फर्स्ट आपका हो गया, ये सेकेंड नंबर है, ये किण्वन से है। तो किण्वन से हम एथिल अल्कोहल को बनाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि शर्करा, किण्वन आपको लिखना है कि शर्करा और स्टार्च युक्त विलयनों से, शर्करा और स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल को बनाया जाता है। इसमें जैसे आपको हो जाएगा कि शर्करा के विलयनों से जौ, मक्का आदि में उपस्थित स्टार्च के किण्वन से एथिल अल्कोहल को बनाया जाता है। तो इसमें हम फर्स्ट देख लेंगे जो आपको बताया गया था, गन्ने। तो नंबर इसमें लिखा है ये गन्ने के शर्करा विलयन से, गन्ने के शर्करा विलयन से। तो इससे हम जो है पहले क्या बनाएंगे, एथिल अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। नंबर 1 ये, तो गन्ने के शर्करा विलयन से हमें एथिल अल्कोहल को बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले तो कह रहा है कि इन गन्ने के द्वारा प्राप्त शर्करा, गन्ने के द्वारा जो शर्करा प्राप्त होता है उसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा आपको लिखना कैसे होगा कि 10%, गन्ने के शर्करा के 10% ना, तो गन्ने के शर्करा में, शर्करा के 10% विलयन में, शर्करा के 10% विलयन में यीस्ट को मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, ये 10% विलयन है, ये 10% विलयन है। इसमें हम क्या मिलाएंगे, यीस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं क्या, यीस्ट को ऐड कर देते हैं, यीस्ट को हम मिला दिए हैं। ठीक है, तो 10% शर्करा विलयन में, 10% शर्करा विलयन में यीस्ट को मिला दिया गया है। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर, अर्थात जो रूम का टेम्परेचर होता है उस तापमान पर इसे हम छोड़ देंगे। तो कुछ दिनों के बाद जो शर्करा होता है, जो शर्करा विलयन है, वह एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। और किण्वन के फलस्वरूप, जब किण्वन हो गया तो किण्वन के फलस्वरूप उनके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद झाग बनने लगता है, जिससे ये मालूम चल जाता है कि शर्करा के द्वारा एथिल अल्कोहल बन गया है, प्राप्त हो चुका है। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो रिएक्शंस पूरे हो रहे हैं लगभग उसमें 20 से 22 घंटे में लगभग पूर्ण हो जाती है। 20 से 22 घंटे में लगभग ये पूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद इसके आपको इसमें इसके रिएक्शंस को बता दिया जाएगा। लेकिन एक बार आप इसे फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना कैसे है। अगर आप समझ गए ठीक, नहीं तो फिर से लिखिएगा। तो क्या कह रहा है कि शर्करा विलयन में, शर्करा के 10% विलयन में, शर्करा के 10% विलयन में यीस्ट को मिला देते हैं। शर्करा के 10% विलयन में यीस्ट को मिला देते हैं और मिलाकर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम इसको छोड़ देते हैं, जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें हम छोड़ते हैं। तो कुछ दिनों के बाद यह विलयन एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का झाग बनने लगता है, जिससे यह पता चल जाता है कि एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया है। ये पूरी अभिक्रिया जो होती है वह लगभग 20 से 22 घंटे में लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके जो रिएक्शन है वो आपको इसमें दिखा दे रहे हैं। देखिए, तो C12H22O11 ये सुक्रोज है। सुक्रोज है ये, और इसमें हम जल इसमें मिला दिए हैं, और यहाँ पे हम ले लिए हैं यीस्ट। ये यीस्ट है, और यीस्ट में एंजाइम होता है इन्वर्टेज। यीस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम होते हैं। तो इन्वर्टेज जो एंजाइम होते हैं वह इस शर्करा को तोड़ देते हैं, इस शर्करा को तोड़ेंगे। इसमें ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस C6H12O
6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देते हैं। ये फार्मूला है ग्लूकोज का, ग्लूकोज, और ये फार्मूला है आपका फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज। तो आप देख रहे हैं कि सुक्रोज में अर्थात शर्करा विलयन में, ये पूरा शर्करा विलयन है, शर्करा विलयन में यीस्ट को मिला करके हम रूम टेम्परेचर पर जब छोड़ देंगे तब वहां पे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या कुछ दिनों के बाद, अब हम कुछ दिन बाद उसको हम देखेंगे तो कुछ दिन बाद क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज जो होंगे वो यीस्ट आपका एंजाइम है, तो यीस्ट के अंदर जो एंजाइम है यहाँ पे जाइमेज होता है, जाइमेज है ना। तो जो जाइमेज एंजाइम है वह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। यहाँ जाएगा आपका C2H5OH यहाँ बन जाएंगे, और इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह निकल जाता है इसमें। यहाँ पे आपका हो जाएगा CO2 हो जाएंगे, यहाँ कर लेंगे 2, यहाँ कर लेंगे 2, ये गैस यहाँ पे निकल जाती है। तो 6 और 2 दूना 4, 2 6 हो जाएंगे, 2 दूना 4 और 4 2 8, 7 तो 6, 2 दूना 4 2 6, सही इक्वल है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपका एथिल अल्कोहल का निर्माण हो गया है। तो किण्वन के द्वारा वो भी इसमें गन्ने के शर्करा के विलयन से आपका ये एथिल अल्कोहल बन गया है। ठीक है, अब क्या करें कि ये जो विलयन प्राप्त होता है, ये जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प विलयन कहा जाता है। और उस वाष्प विलयन का प्रभावी आचरण करके हम इसे एथिल अल्कोहल को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतीप शर्करा। क्या बोलते हैं, प्रतीप शर्करा होता है ये, प्रतीप शर्करा, इसका नाम प्रतीप शर्करा होता है। मतलब कि जब भी हम सुक्रोज को तोड़ते हैं तो हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज प्राप्त होता है, वह ग्लूकोज फ्रक्टोज को हम प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि आपको लिखना कैसे है। तो क्या करें कि शर्करा विलयन में विद रिएक्शन से आप समझा दे रहे हैं हम, शर्करा विलयन, ये आपका पूरा शर्करा विलयन है ना, शर्करा विलयन के 10% में, ठीक है, शर्करा विलयन के 10% में यीस्ट को मिला करके 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर छोड़ देते हैं। जब हम छोड़ते हैं तो हमें उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, बनता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये जो विलयन यहाँ बन रहा है, कुछ दिनों के बाद ये एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद जो ग्लूकोज है वह जाइमेज एंजाइम के द्वारा तो आपका एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब कह रहा है कि परिवर्तन के फलस्वरूप जो CO2 बन रहा है, परिवर्तन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ इसके झाग बनने लगते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के झाग बनने लगते हैं, जिससे ये कन्फर्म हो जाता है कि आपका एथिल अल्कोहल बन चुका है। ये पूरी अभिक्रिया लगभग 20 से 22 घंटों में लगभग पूर्ण हो जाती है। और इस विलयन जो इनके द्वारा जो विलयन प्राप्त होता है वह उसे हम वाष्प विलयन कहते हैं, और उस वाष्प विलयन का प्रभावी आचरण करके हम एथिल अल्कोहल को अलग कर देते हैं। ठीक है, आप इनको अब हम इसमें देखेंगे दूसरा है स्टार्च से है, पहला आपके गन्ने का रस का हो गया था, अब हम इसमें देखेंगे स्टार्च से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि स्टार्च भी एथिल अल्कोहल के निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, और इसमें चावल आलू ये सब में और मक्के में स्टार्च की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। तो स्टार्च के द्वारा एथिल अल्कोहल का जो निर्माण होता है उसके निम्न प्रकार हैं, उनको आपको दिखा दे रहे हैं, फिर उसी के अनुसार हम उसका निर्माण करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं स्टार्च, ये स्टार्च है,
स्टार्च का हम सरकरीकरण करते हैं। स्टार्च का सरकरीकरण करने पर यहाँ आपको मिलता है माल्टोज मिलेगा, ठीक है, माल्टोज। फिर ये जो माल्टोज है, ये माल्टोज माल्टेज एंजाइम के द्वारा, माल्टेज एंजाइम के द्वारा बदल जाएंगे, इसमें ग्लूकोज में बदल जाएंगे, ग्लूकोज में बदल जाएंगे। फिर ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है जाइमेज एंजाइम के द्वारा, तो जाइमेज एंजाइम अर्थात यहाँ पर इनका जल अपघटन कर देते हैं। तो जल अपघटन लिखेंगे यहाँ पर, जल अपघटन। तो जल अपघटन के द्वारा यहाँ आपका बन जाता है इसमें एथिल अल्कोहल यहाँ पे बन जाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, नहीं ये जल अपघटन यहाँ आएगा, जल अपघटन, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा किण्वन हो जाएगा, किण्वन। तो यहाँ आपका हो जाता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ये इसके निम्न पद हैं, तो इसी के अनुसार आपको उसमें बताया जाएगा कि पहले स्टार्च जो होंगे वो स्टार्च का सरकरीकरण होगा तो माल्टोज बनेगा, तो माल्टोज का हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज बन जाता है, फिर ग्लूकोज का किण्वन करेंगे तो एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको समय देगा नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, हम आगे देखते हैं, चलिए। तो इसमें आपको सबसे पहले इसमें बताया जाएगा सरकरीकरण। तो इसकी फर्स्ट रीडिंग है तो पहले हम इसमें बताएंगे आपको कि सरकरीकरण क्या होते हैं। तो सरकरीकरण में सबसे पहले हम बनाएंगे मैश, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा मैश के बारे में। तो मैश क्या होते हैं इसको हम पहले देख लेंगे। इसमें स्मॉल हम करते हैं मैश का निर्माण बड़ा सा रहेगा यहाँ पे। इसको देखेंगे सबसे पहले। तो हम मैश को बना देंगे। तो क्या कह रहा है कि आलू जो जिसमें स्टार्च होते हैं ना, तो आलू के छोटे छोटे स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू जाते हैं ना, तो आलू के छोटे छोटे टुकड़े को काट करके, आलू के छोटे छोटे टुकड़े को काट करके उसको हम पीस करके उसको हम जल में डाल करके उसको हम वाष्पित कर देते हैं। उसको हम जल में डाल करके उसको हम गर्म करेंगे तो उनकी जो कोशिका होती है, आलू की जो कोशिकाएं होती है वो फट जाती हैं। जब आलू की कोशिकाएं फट जाती है तो उसमें से स्टार्च बाहर निकल जाते हैं, तो उनका एक पेस्ट बन जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। इस प्रकार हम मैश को बना लेंगे। आप एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पीस करके उच्च ताप और दाब जो ताप है वहां पर 150 के आसपास हम उसको कर देते हैं। तो उच्च ताप और दाब पर हम उसे जलवाष्प के साथ गर्म कर लेते हैं तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं। जब उनकी कोशिकाएं फट जाती हैं तो उनमें से स्टार्च बाहर निकल जाते हैं, तो उनका एक पेस्ट बन जाता है और जिसे हम मैश कहते हैं। इस प्रकार हम मैश को बना लेते हैं। तो आपको बता दे रहे हैं जैसे कि आलू आप काट लीजिए, तो आलू के छोटे छोटे टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। तो इसे हम किसी पात्र में से रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जल मिला देंगे, इसमें थोड़ा सा हम
जल मिला देंगे। अब हम इनको गर्म करेंगे। जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनकी कोशिकाएं फट जाती हैं। इनकी कोशिकाओं के फटने से इसमें से स्टार्च बाहर निकल जाते हैं, और जब स्टार्च बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ एक पेस्ट बन जाता है, और उस पेस्ट का नाम है मैश। तो इस प्रकार से पूरा मिक्स हो जाएंगे, पूरे पेस्ट बन जाएंगे, जिसे हम लोग मैश कहते हैं। ठीक है, तो अब मैश तो बन गया। अब हम सेकेंड्स में पढ़ेंगे आपका वो माल्ट बनाना। तो हम लोग माल्ट कैसे बनाते हैं, देखिए। ये है माल्ट, बी नंबर है। माल्ट का निर्माण। तो हम माल्ट कैसे बनाएंगे, तो आप माल्ट को जानते हैं कि इसमें इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे जौ को, जिसमें स्टार्च होते हैं। तो जौ को लेंगे हम, तो कह रहा है कि जौ को 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भिगो करके उसको अंकुरित करते हैं। जौ को भिगो करके 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसे हम अंकुरित कर लेते हैं, और अंकुरण होने के बाद उसका हम तापमान बढ़ा देते हैं, लगभग 50 से 60 कर लेते हैं इसका तापमान। तो 50 से 60 तापमान कर लेते हैं। तो उसके बाद हम उनके अंकुरित हुए जौ को हम काट लेते हैं, और काट करके उनका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। उनका हम एक पेस्ट बना लेते हैं, और पेस्ट बना के उसको हम छान लेते हैं। तो उसमें डायस्टेज एंजाइम भी होता है, उस पेस्ट में डायस्टेज एंजाइम होता है, और इस जो पूरा पेस्ट बन जा रहा है उसे हम माल्ट कहते हैं। अर्थात जो माल्ट बनाया जाता है वह जौ के अंकुरण से होता है। जौ के अंकुरण को हम अंकुरित कर लेंगे, पहले उनको हम काट करके उनको हम मिक्स कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो उनके बाद उस जो पूरा मिक्सचर बन जा रहा है उसमें छान लेते हैं, और छानने के बाद उसमें देखते हैं उसमें डायस्टेज एंजाइम भी मिले होते हैं पहले से ही। तो उस विलय को हम माल्ट और मैश को आपस में मिला करके 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर लेते हैं, और जिससे स्टार्च जो होता है वह माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, तो C6H10O5 ये स्टार्च का फार्मूला है, और प्लस यहाँ हम H2O इसमें हम जल मिला देंगे, और यहाँ होता है डायस्टेज, ये एंजाइम का नाम है, और हम 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पे से हम गर्म कर लेते हैं। तो जो आपका स्टार्च होता है, जो आपका स्टार्च है वह परिवर्तित हो जाता है किसमें, माल्टोज में। यहाँ हो जाएगा C12H22 और O11, यहाँ कर लेंगे हम 2। तो इस प्रकार ये आपका माल्टोज यहाँ पे बन जाता है, माल्टोज यहाँ पे बन जाता है। तो ये स्टार्च का मैश और माल्ट को आपस में मिक्स करके दोनों के यहाँ मिक्स कर दिए हैं, और मिक्स करने के बाद 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पे से हम गर्म कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं आपका माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो विलयन प्राप्त होता है इसे हम वाल्ट कहते हैं। इस विलयन को हम क्या कहते हैं, वाल्ट कहते हैं। इस प्रकार का विलयन का वाल्ट हो जाता है, इसे हम वाल्ट कहेंगे। ठीक है, बी नंबर, सेकेंड नंबर देखेंगे। जो बी नंबर था वो जल अपघटन किण्वन से है। तो फर्स्ट नंबर था आपका सरकरीकरण, उनके द्वारा माल्टोज को बनाया जा रहा था, हम लोग माल्टोज को बना लिए हैं, और अब हम पढ़ेंगे जल अपघटन और किण्वन के द्वारा। तो जो माल्टोज का विलयन बना हुआ था उसको लोग वाल्ट कहते हैं। तो उस वाल्ट का तापमान जो है वह 25 से 30 डिग्री सेल्सियस करके उसमें हम यीस्ट को डाल देते हैं, और यीस्ट में जो माल्टेज एंजाइम जो प्राप्त होता है वह एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। फिर उस ग्लूकोज का किण्वन होता है जाइमेज एंजाइम के द्वारा, और वह जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। उसको हम यहाँ देख लेते हैं फिर से। ये आपका पहले हम यहाँ लिखते हैं C12H22 और O11। ये माल्टेज जो प्राप्त हुआ था वो है, जिसे हम वाल्ट कहते हैं। और अब ये जो है आपका बदल जाएगा उसमें माल्टेज, ये जो है ये माल्टेज एंजाइम के द्वारा परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं माल्टेज एंजाइम।
माल्टेज एंजाइम है और यहाँ पे H2O हम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो चूंकि इसका विलेन था, अब ये जो है इनको परिवर्तित कर देगा ग्लूकोज में, C6H12 और O6 यहाँ कर लेंगे। तो इस प्रकार जो ये आपका माल्टेज है, ये आपका ये माल्टोज है जो वॉट है, तो इसको माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया गया है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज फार्मूला है और ये माल्टोज का है। माल्टोज का है। अब क्या कह रहा है कि ये तो प्राप्त हो गया। अब जो ग्लूकोज है ये जाइमेज एंजाइम के द्वारा इनका किण्वन होता है। ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम के द्वारा किण्वन होगा और किण्वन के बाद एथिल अल्कोहल बन जाता है। यहाँ हम लिख लेंगे C6H12O6 और यहाँ हम करते जाइमेज, ये जाइमेज हो गया। अब ये जाइमेज है, इसको परिवर्तित करेंगे इसमें C2H5OH प्लस CO2 इस प्रकार। यहाँ कर लेंगे दो, यहाँ दो। तो इस प्रकार आपका ये एथिल अल्कोहल बन गया है स्टार्च के द्वारा। पहला आपका गन्ने का सरकस था, दूसरा आपका स्टार्च है, ये स्टार्च के द्वारा पूरा प्राप्त कर लिया गया है आपका ये अल्कोहल। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसमें आपको आगे बताएंगे भौतिक गुण। तो मेथिल अल्कोहल का भौतिक गुण क्या होता है पहले वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें है नंबर 1 में है कि एथिल अल्कोहल एक रंगहीन स्प्रीट गंधयुक्त तीक्ष्ण स्वाद वाली द्रव है। तो जो मेथिल अल्कोहल है वो क्या है, जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल एक रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं होता है, स्प्रीट की गंधयुक्त, उसमें स्प्रीट की गंध होती है, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव होता है, तीखा स्वाद वाला उसका वह द्रव होता है। ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट है, शुद्ध अल्कोहल का जो बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक होता है, शुद्ध अल्कोहल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल से हल्का होता है। आगे देखेंगे, यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है। जो एथिल अल्कोहल होता है वह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलता है, अर्थात उसको जलाने पर प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। चौथा पॉइंट है, यह जल में पूर्ण विलेय है। एथिल अल्कोहल जल में पूर्ण विलेय है क्योंकि जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्योंकि जो एथिल अल्कोहल है वह जल के साथ अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए यह जल में पूर्ण विलेय होता है। इसमें अगला पॉइंट है ये पीने पर यह उत्तेजना उत्पन्न करता है। जब आप एथिल अल्कोहल को पीते हैं तो उससे उत्तेजना उत्पन्न होती है। और कह रहा है कि अधिक मात्रा में लेने से, अगर हम एथिल अल्कोहल की मात्रा अधिक लेते हैं तो निर्जलीकरण के कारण, मतलब जल की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है, मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये उसका भौतिक गुण है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण है। तो इसमें फर्स्ट नंबर धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया मैं यहाँ किया है कि OH के H से, अर्थात एथिल अल्कोहल में जो OH समूह है उसके केवल H परमाणु से यह क्रिया होगी। तो धातुओं से क्रिया, तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, यह सोडियम से अभिक्रिया करके इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ ऐड हो जा रहा है। यहाँ पे बन जा रहा है आपका सोडियम एथाक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहे हैं। तो आपको इसे कैसे लिखना होगा कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाने पर, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाने पर सोडियम एथाक्साइड प्राप्त होता है। ये हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, RMJX अर्थात ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। ये क्या है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया,
तो एथिल अल्कोहल की जब हम ग्रिग्नार्ड कर्मक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या यहाँ मिलता है, एथेन प्राप्त होता है, हमें एथेन मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका RMgX + C2H5OH इज इक्वल टू C2H6 + Mg × OR × X यहाँ पे है। तो क्या कह रहा है कि जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड विकर्मक से करवाते हैं तो हमें एथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एथेन, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से एथेन? तो इस प्रकार से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अगला है कि HNO3 के साथ अभिक्रिया, मतलब कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं किससे, अल्कोहल से, तो यहाँ आपको प्राप्त होता है एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए, आप इसको कैसे लिखेंगे कि जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया C2H5OH की, जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं। जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये तीन इसके रासायनिक अभिक्रिया हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब एथिल अल्कोहल का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका उपयोग। तो एथिल अल्कोहल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देख लेंगे। तो फर्स्ट जो नंबर है इसमें स्प्रिट बनाने में, तो एथिल अल्कोहल का प्रयोग हम स्प्रिट बनाने में करते हैं। दूसरा है विलायक के रूप में, तो एथिल अल्कोहल का उपयोग हम विलायकों के रूप में करते हैं, मतलब किसी पदार्थ को घुलने में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर है पेय पदार्थ बनाने में, पीने के पदार्थ को बनाने में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये कि जितने भी प्रकार के शराब बनाए जाते हैं, जितने भी प्रकार, चाहे जो शराब हो, तो जितने भी प्रकार के शराब होते हैं उन सब में एथिल अल्कोहल को मिलाया जाता है। अब वो चाहे ये जो मिलता है जिसे हम लोग देशी कहते हैं वो हो, या फिर रम हो, विस्की हो, ब्रांडी हो, जो भी होता है उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको मिलाया ही जाता है। अगला आपका जो नंबर है, चौथा नंबर है ईंधन के रूप में। तो एथिल अल्कोहल का प्रयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं। और इसमें जो आपका 5 नंबर है वो है गैसोहाल। तो गैसोहाल के निर्माण में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। तो गैसोहाल को बनाने के लिए एथिल अल्कोहल और गैसोलीन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो गैसोहाल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसका ये उपयोग समाप्त हो।